और पुस्तक के लेखक श्री नवल कांजी सिन्हा, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, श्री नीरज अरोड़ा प्रकाशक, श्री चंद्र प्रकाश जी, श्री आशुतोष जी शुक्ला संपादक दैनिक जागरण, श्री प्रवीण जी संपादक टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर मयंक सोमानी सीईओ अपोलो हॉस्पिटल, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष, श्री संजय जी सेठ सांसद राज्यसभा, श्री मुकेश जी शर्मा एमएलसी, श्री ओपी श्रीवास्तव विधायक, श्रीमती कुसुम राय पूर्व सांसद, सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। वैसे इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे जानकारी आज के 4-5 दिन पहले प्राप्त हुई, जब लखनऊ आने का मेरा कार्यक्रम था। जैसा हमारे ब्रजेश पाठक जी ने बतलाया कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स और कमांडर्स, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ, और उस कॉन्फ्रेंस के निमित्त ही मैं लखनऊ यहाँ पर आया था। और साथ ही लखनऊ आने पर जो बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, लोगों के साथ सहज संवाद हो, यह हमारी बराबर इच्छा रहती है। इसलिए लोगों के साथ संवाद का भी अवसर प्राप्त होता है। जब मेरे कार्यक्रम निर्धारित हो रहे थे तो कार्यक्रम निर्धारित करने वाले लोगों ने कहा कि नवल जी को जानते हैं? मैंने कहा कौन नवल जी? उन्होंने कहा जो सहारा में हुआ करते थे। मैंने कहा ठीक है, नवल कांजी सिन्हा को मैं अच्छी तरह जानता हूं। लोगों ने कहा कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक का आपको विमोचन करना है। व्यस्तताओं के बावजूद मैंने सहज रूप से अपनी सहमति दे दी। लखनऊ का सांसद हूं, लखनऊ के इतिहास के बारे में, लखनऊ की किसी मानी जानी शख्सियत से संबंधित यदि कोई कार्यक्रम हो और जब मैं लखनऊ में हूं उसमें न उपस्थित रहूं तो सचमुच मैं अपराध बोध से ग्रसित होता हूं। इसलिए मैंने अपनी सहमति दे दी। वैसे नवल कांत जी से बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी भेंट हुई है और पहले की अपेक्षा हर तरीके से इनका वजन भी बढ़ गया है। मैं शारीरिक वजन की ही बात नहीं कर रहा हूं, शारीरिक वजन तो घटता बढ़ता रहता है, वैसे भी वजन बढ़ गया है। क्योंकि जिन लोगों से भी मैंने नवल कांजी सिन्हा के बारे में बात की, सबने इनकी प्रशंसा की है। इनकी प्रतिभा, इनकी योग्यता और इनकी लेखन शैली की लोगों ने प्रशंसा की है। लेकिन जिस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, बहनों भाइयों, ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे पुस्तक को मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन पुस्तक के नाम के आधार पर ही कुछ लोगों से बातचीत करके जो जानकारी प्राप्त की है और उसके पहले जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई, उस आधार पर ही मैंने अपना भाषण तैयार किया। वैसे निश्चित रूप से मैं बराबर इस मत का रहा हूं, आज से नहीं बहुत पहले से, जब किसी पुस्तक का विमोचन होता है और अच्छा लेखक यदि किसी पुस्तक को लिखा होता है, मैं कभी भी एक्सटेम्पोर्ड नहीं बोलता हूं, कभी भी एक्सटेम्पोर्ड नहीं बोलता हूं। क्योंकि मैंने देखा है कि किसी पुस्तक के बारे में एक्सटेम्पोर्ड बोलना जब तक पूरा अध्ययन न किया हो, उस पुस्तक के विमोचन के साथ न्याय नहीं होता है। इसलिए भाषण मैंने तैयार किया कि मैं पुस्तक विमोचन के अवसर पर वही मैं भाषण दूंगा। और इस पुस्तक के बारे में कह सकता हूं साथियों, मेरे लिए किसी किताब का विमोचन
चूंकि अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण यह बहुत ही मगजमारी का काम है। पहले आप किताब पढ़िए, फिर उस किताब में जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में सोचिए, क्या बोलना है, शब्दों का संयोजन, वियोजन, नियोजन कीजिए, तो फिर भाषण दीजिए। सच सच बताऊं तो किताब पढ़ने का समय आजकल मेरे पास बहुत ही कम होता है। यह हमारी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक दुर्भाग्य है। लेकिन चूंकि यह किताब लखनऊ पर थी और लखनऊ मेरे दिल के बेहद करीब है, वैसे चुनाव लड़ने के लिए तो देश में कहीं से भी मैं लड़ सकता था। इसके पहले मैं गाजियाबाद से भी सांसद था, बिहार से भी ऑफर था, देश के कुछ अन्य राज्यों से भी ऑफर था कि आप वहीं से चुनाव लड़िए। लेकिन मैंने कहा बहुत हो गया। जिस लखनऊ से हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है, अब उस लखनऊ से ही मैं चुनाव लड़ना पसंद करूंगा। इसीलिए लखनऊ को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना। एक तो मेरे दिल के बेहद करीब है और साथ ही साथ मेरा यह कर्म क्षेत्र भी है। लेकिन सरसरी तौर पर मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और साथियों, मेरा यह मानना है कि किसी शहर को जानने और समझने के लिए वहाँ की संस्कृति को जानना, समझना यह बहुत ज़रूरी होता है। और संस्कृति उस वक्त के साहित्य, इमारतों, रुचियों, खान पान, धार्मिक रीति रिवाजों और वहाँ रहने वाले लोगों से बनती है। इतिहास संस्कृति की सबसे आंतरिक और आधारभूत अभिव्यंजना है। लखनऊ की संस्कृति को अब तक सिर्फ नवाबों की शान शौकत, आदतों और रुचियों के जरिए ही जाना जाता रहा है। किताबें भी इसी पक्ष पर या इसके इर्द गिर्द जब भी लिखी गई, बराबर लिखी गई। सार्वजनिक विमर्श में भी नवाब ही रहे। जब कभी लखनऊ की चर्चा आती थी, लखनऊ के नवाब, सारी चीजें ओझल हो जाती थी। मेरे ख्याल से यह लखनऊ की एक पक्षीय पहचान थी। कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी जो लखनऊ महानगर की होनी चाहिए थी, समग्र जो पहचान होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। है लखनऊ का अतीत नवाबों के अलावा भी है। यह लखनऊ वासियों को समझने की आवश्यकता है। नवाबों की भी भूमिका है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ है। और साथियों, अवध की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उपलब्धियों की सही शिनाख्त महाराजा बिजली पाशी, वीरांगना उदा देवी और राजा टिकैत राय के बिना किसी भी सूरत में पूरी नहीं होती है। पर न जाने क्यों अब तक के इतिहासकारों ने बराबर इसे नजरअंदाज किया। यह मेरी शिकायत है और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि नवल कांजी सिन्हा की किताब इतिहास की इस गलती को सुधारती है। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेखक ने लखनऊ के नवाबी कालखंड में ऐसे भुला दिए गए राजा टिकैत राय को इतिहास की मंजूसा से निकालकर, झाड़ पोंछ कर और फिर उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत कर लखनऊ के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक इतिहास को एक नई दृष्टि देने का प्रयास यदि किसी ने किया है तो श्री नवल कांत सिन्हा ने किया। इसके लिए उन्हें मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। पत्रकार और सधे हुए व्यंग्यकार के तौर पर प्रतिष्ठित होने के बाद नवल जी ने इतिहास में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। हकीकत यह है कि कोई भी शहर या नगर अपनी इमारतों,
सड़कों और आधुनिकता के उपकरणों से नहीं बनता है। इस सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए। वो बनता है वहाँ के रहने वाले लोगों से। इसलिए उस समाज को समझने के लिए उन्हीं में से किसी एक की उंगली पकड़कर आप इतिहास से यानी अतीत से वर्तमान तक की यात्रा कर सकते हैं। यह किताब महाराजा टिकैत राय के जरिए नवाबों के लखनऊ से अंग्रेजों के लखनऊ और फिर वर्तमान तक की यात्रा सकुशल आपको करा रही है। मित्रों, इतिहास वो समुद्र है जिसका अनवरत मंथन वर्तमान को समझने के लिए अति आवश्यक है। यह सही है कि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता, यह सच्चाई है, लेकिन इसे संपूर्ण सच तभी माना जाएगा जब इतिहास समग्र रूप से लिखा गया हो, हर तथ्य बिना भेदभाव और पक्षपात के समाहित किया गया हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, सन 1775 में लखनऊ अवध की राजधानी बना, आप सबको जानकारी होगी। उस हिसाब से इसे 250 साल पूरे होने में अभी केवल 1 साल बाकी है। और यहाँ हमारे बहुत पत्रकार, बहुत संपादक बैठे हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा 1 साल बाकी है 250 साल पूरे होने में। तो 250 साल के बाद लखनऊ में क्या कार्यक्रम होना चाहिए, इसके संबंध में वो विचार करें। यह किताब इस कालखंड के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण सूत्र अपने में समेटे हुए है। साथियों, लखनऊ की चर्चा ज्यादातर उसके अवध की राजधानी बनने के बाद ही होती है। इस शहर को बनाने में ऐसे कई गुमनाम नायक हैं जिनकी चर्चा होनी चाहिए थी पर नहीं हुई। आज विमोचित हुई किताब गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय एक ऐसी किताब है जिसमें अवध राज्य की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाने वाले राजा टिकैत राय के जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिन्हें हमारी तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स ने भुला दिया था। टिकैत राय 1792 से लेकर 1796 तक अवध के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। लखनऊ वासियों को नहीं मालूम है, उस दौर के नवाबों ने उन्हें राजा और नृपेंद्र बहादुर का भी खिताब दिया था। तब अवध का शासन उनके अनुसार ही चलता था। इतने कम समय में राजा टिकैत राय ने जो विकास और निर्माण पूरे अवध में कराए वो चौंकाने वाले हैं। उस दौर में आधुनिक मशीनें नहीं थीं, फिर भी बहुत तेजी से लखनऊ के विकास का काम हुआ। अब इस समय लखनऊ का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका सही मूल्यांकन यदि कोई कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। सन 1880 में अवध में भयानक अकाल पड़ा था। इस अकाल में सूबे के लोगों को उबारने में टिकैत राय की भूमिका सराहनीय थी। साथियों, महाराजा टिकैत राय नवाब आसिफुद्दौला के प्रधानमंत्री थे। उन्हें आप लखनऊ के विकास का वास्तुकार भी कह सकते हैं। उन्होंने सैकड़ों पक्के तालाब बनवाए, उसी में से टिकैत राय का तालाब है। अनगिनत कुएं और बावलियां भी उन्होंने बनाई, तमाम बाग लगवाए। उन्होंने नवाबी दौर में 108 शिव मंदिर बनवाकर हिंदुओं को गर्व की अनुभूति कराई। सरकार की ओर से ब्राह्मणों को दान की व्यवस्था कराई राजा टिकैत राय ने। और तो और उन्होंने ही अयोध्या में वर्तमान हनुमानगढ़ी मंदिर बनवाया था। कानपुर के विठूर में पत्थरघाट और शिव मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है। साथियों, नवाबों के राज में उन्होंने लखनऊ में गंगा के किनारे घाट और संस्कृत पाठशालाएं भी बनवाई।
शायरों, कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया था। अवध की राजस्व एवं कर प्रणाली को उस दौर में प्रभावी और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बनाया था। सर्वधर्म समभाव यानी सबका साथ सबका विकास जो हमारी संस्कृति रही है, उसका निर्वहन भी तब राजा टिकैत राय ही कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ में कई मस्जिदें, दरगाह और इमामबाड़े भी बनवाए। बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाज़ा बनवाने के पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था भूखमरी से लड़ रहे लोगों को रोजगार देना। मनरेगा की तरह उस वक्त ऐसी योजना की कल्पना राजा टिकैत राय की ही थी, जिससे लोग अकाल में भूखमरी के शिकार न हों। सब निर्माण कार्य में लगे। योजना उनकी थी, पर चिपक गई आसिफुद्दौला पर और महान बखान बनाने के लिए कहा गया, जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। साथियों, पिछले दिनों देश ने कोरोना का दंश झेला। मोदी जी की कुशल राजनीति से हम उससे उबर गए। इस दौरान प्रधानमंत्री जी की मुफ्त राशन योजना ने लोगों की बड़ी मदद की है। यहां जो लोग बैठे हैं शायद उनको उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक मेजर पॉपुलेशन इस कंट्री की है जिसको कोरोना के दौर में उसकी महती आवश्यकता थी। ऐसे ही उस नवाबी दौर में बड़ा अकाल पड़ा था। लोगों के पास खाने को नहीं था। फिर राज्य की ओर से लोगों के भोजन का इंतजाम हुआ। उस योजना की परिकल्पना भी यदि किसी ने की थी तो राजा टिकैत राय ने ही की थी। आज हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं। अकाल से अवध को मुक्त कराकर आम जन को जल उपलब्ध कराने की योजना यदि किसी ने बनाई थी तो राजा टिकैत राय ने बनाई थी। पूरे अवध में उनके द्वारा बनवाए गए तमाम पक्के तालाब, बावली और हजारों की संख्या में कुएं ये बताते हैं कि वो आम लोगों के लिए पानी की उपलब्धता के लिए कितने गंभीर थे। पूरे अवध में उनके द्वारा बनवाए गए तमाम बाजार इस बात की आज भी गवाही देते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि कृषि प्रधान देश की जरूरत केवल खेती नहीं है, बल्कि विकास के लिए बाजारों का होना भी बेहद जरूरी है। यह सारी जानकारी नवल जी की इस किताब में है। इस किताब में न केवल उस दौर की राजनीति बल्कि साहित्य, शायरी, गीत, संगीत, खान पान, इमारतें, बाजार जैसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। राजा टिकैत राय द्वारा बनवाए गए मंदिरों, इमारतों, पुलों, धर्मशालाओं, बाजारों, कस्बों, मोहल्लों, बागों, तालाबों, बावलियों की विस्तार से इस पुस्तक में चर्चा की गई है। उनमें से कईयों के अवशेष आज भी मौजूद हैं। अवध के इस दानवीर के बिना लखनऊ का इतिहास, बहनों भाइयों, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अवध के इस दानवीर के बिना लखनऊ का इतिहास अधूरा है। किताब इतने तर्कपूर्ण ढंग से लिखी गई है कि अब जब कभी लखनऊ के इतिहास का जिक्र होगा तो उसमें राजा टिकैत राय का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाएगा। वह दौर था जब दिल्ली में मुगलिया सल्तनत के नाम पर अंग्रेजों के कुटपुतली शासकों का दौर शुरू हो चुका था। अवध के नवाबों के लिए अब दिल्ली से नहीं बल्कि कलकत्ता से कंपनी शासन की हनक कायम हो चुकी थी। ऊपर से देखने में तो संवरता अवध और निखरता लखनऊ नजर आ रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि अवध का खजाना दिन पर दिन खाली होता जा रहा था। एक तरफ लुटेरा कंपनी शासन, दूसरी तरफ नवाबों की फिजूल खर्ची। यहां तक तो ठीक था, लेकिन नवाब के जितने भी मंत्री और अफसर थे बताते हैं कि उनमें से ज़्यादातर भ्रष्टाचार, बेईमानी और घोटालेबाजी में लिप्त थे। इन सबके बीच एक शख्स था राजा टिकैत राय,
जिसको उस वक्त के तमाम लेखकों, कवियों, शायरों, अफसरों और इतिहासकारों ने विभिन्न विशेषणों से नवाजा। अंग्रेज अफसरों के शब्दों में ही ही वॉज ए मैन ऑफ पब्लिक स्पिरिट। उन्हें प्यार और सम्मान से लोग राजा साहब कहकर पुकारते थे। टिकैत राय अवध में इतने लोकप्रिय थे कि उनके बसाए गए सभी स्थानों के लोग उन्हें अपने शहर का मूल निवासी बताते हैं। टिकैत राय राजस्व विभाग में एक राजस्व विभाग में उनका एक लंबा अनुभव था। राजस्व मामलों में उनके काम को सराहा भी गया है। उस कालखंड में जो कुछ आताताई थे उन्होंने विध्वंस किए। उस विध्वंस से हिंदू समाज आजी आ गया था। हिंदू बस इतना चाहते थे कि बचे मंदिरों पर हमला न हो। ऐसे में राजा टिकैत राय ने 1-2 शिव मंदिर का संकल्प नहीं लिया, बल्कि देश में 108 शिव मंदिर बनाने की उन्होंने ठानी और उसे पूरा किया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर को भव्य और किले नुमा बनवाने का काम यदि किसी ने किया है तो राजा टिकैत राय ने किया है। लखनऊ में ही महमूद नगर का शिवाला, टिकैतगंज का राम जानकी मंदिर, शीतला माता मंदिर, मलिहाबाद का दर्जियाना मोहल्ले में चौमुखा शिव मंदिर, काकोरी के पास बेहट नदी पर टिकैत राय पुल और शिवाला, और न जाने कितने मंदिर उन्होंने बनवाए। राजा टिकैत राय ने अनगणित तालाब और उसके पास मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने पूरी स्थित जगन्नाथ धाम में पूजन अर्चन के लिए कोष की स्थापना भी की थी। लखनऊ के चिनहट में भी भगवान जगन्नाथ का एक मंदिर बनवाया। लखनऊ के न जाने कितने मोहल्ले टिकैत राय के बनवाए हुए हैं। टिकैत राय कदीम, टिकैतगंज कंडहा, राजा बाजार, नखास का इतवार बाजार, राजा टिकैत राय का बाग राजा टिकैत राय की ही यह देन है। लखनऊ में ही दीवान खाना टिकैत राय, लाल बाग में टिकैत राय की कचहरी, निषाद बाग की बारादरी, वजीर बाग की बारादरी हुआ करती थी। तमाम कस्बे जैसे बाराबंकी में टिकैतगंज, टिकैतनगर, रायबरेली के डलबऊ में टिकैतगंज, बदायूं में टिकैतनगर, कलकत्ता में टिकैतगंज राजा टिकैत राय के ही बसाए हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। उन्हें आप आधुनिक अवध का आर्किटेक्ट भी यदि कहें तो यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजा टिकैत राय न केवल खड़ी बोली बल्कि संस्कृत और उर्दू में भी बहुत ही निपुण थे। फारसी भाषा का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। अपने पढ़ने लिखने के शौक के चलते उनकी अंग्रेजी में भी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसका फायदा यह हुआ कि अंग्रेजों के साथ भी उनका संवाद, अंग्रेजों के साथ भी उनकी बातचीत बढ़ी। जून 1792 को हैदराबाद की जगह आसिफुद्दौला ने टिकैत राय को अपना प्रधानमंत्री बना दिया था। उन्होंने इस पद पर आते ही बहुत ही कम समय में वो काम कर दिखाए जो उस दौर में असंभव दिखते थे। मेरा मानना है कि लखनऊ में नवाबों का परचम जो आज तक लहरा रहा है, उसके पीछे राजा टिकैत राय की सोच और उनकी कार्य योजना ही थी। साथियों, समझना जरा मुश्किल है कि इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी टिकैत राय इतने गुमनाम क्यों रहे। यदि टिकैत राय के कामों को जानने की कोशिश कीजिए तो लगता है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो राजा भोज और राजा विक्रमादित्य से प्रभावित है। तमाम संरचनाएं, तमाम किस्से कहानियां टिकैत राय की महानता को सिद्ध करती हैं, साबित करती हैं। हो सकता है कि कुछ किस्से अतिरेक हो और उसी में खप जाता है इतिहास बोध और चेतना की दृष्टि से यह दरअसल एक भेंगापन भी है। लखनऊ के और अवध के इतिहास कथन का भेंगापन
बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं यह पुस्तक लिखने के बाद अब टूटता हुआ मुझे दिखाई देता है। इस पुस्तक ने नवाबी चश्मे से बाहर देखने की जरूरत भी स्थापित की है और बाहर का एक व्यापक नजारा भी। इसलिए भी नवल कांत जी साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उन्हें फिर से एक बार बधाई देता हूं और इस पुस्तक को अधिक से अधिक लोग पढ़ें या आग्रह करता हूं, और साथ ही इस पुस्तक की सफलता की भी मैं कामना करता हूं। नवल जी, ऐसे ही लिखते रहिए, लिखते जाइए, लोग पढ़ते रहेंगे और केवल पढ़ते ही नहीं रहेंगे बल्कि लखनऊ सहित पूरे प्रदेश को आप जागृत करते रहिए। यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।